हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट पे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर यानी कि शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के पवन सीरीज के प्रश्नों की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 101 से, यानी कि 2 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और ये तीसरा पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष को समझाइए। तो मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम सभी को पता है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो भावात्मक पक्ष में जो बच्चा होता है उसके मन के भावों के बारे में, उसके इंटरेस्ट, कौन कौन सी चीज़ों में उसको इंटरेस्ट है, गाने में या नृत्य में या फिर क्रिकेट में या बैडमिंटन में, या बच्चे को खेलने की रुचि है, पढ़ने की रुचि है, किस प्रकार की उसकी रुचियाँ हैं, उसका दृष्टिकोण कैसा है, उसके मूल्य, उसकी मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों आदि का हम मूल्यांकन करते हैं भावात्मक पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 102 है, मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सहगामी पक्ष से आपका क्या तात्पर्य है। तो मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष के पश्चात भावात्मक तथा कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष आता है, जिसे संज्ञान सहगामी पक्ष भी कहा जाता है। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 103 है, मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट करिए। तो युग्म मूल्यांकन छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन इसके अंतर्गत कर सकते हैं और इसे ही युग्म मूल्यांकन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, सतत मूल्यांकन का आशय बताइए। सतत मतलब लगातार। सतत मूल्यांकन से आशय उस मूल्यांकन से है जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलता रहता है, जिससे विद्यार्थी के अनुभवों और व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन होता रहता है, या टेस्ट के माध्यम से हर महीने में कम से कम 2 से 3 बार टेस्ट ले लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 है, व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बताइए। व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों के सभी पक्षों संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक का मूल्यांकन करना होता है। 2017 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। व्यापक मूल्यांकन में तीनों, एक तरीके से कह सकते हैं, जो व्यक्तित्व के तीनों पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इन सभी का मूल्यांकन करना होता है व्यापक मूल्यांकन में। क्वेश्चन नंबर 106 है, बच्चों की शैक्षिक अभिवृद्धि से आपका क्या आशय है। तो बच्चे की अभिवृद्धि का अर्थ है कि बालक में डील डौल तथा भार में वृद्धि। इसमें मांसपेशियों तथा शरीर की संरचना में ही नहीं होती है, बल्कि आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होती है। बालक के मस्तिष्क में जैसे जैसे अभिवृद्धि होती जाती है, उसकी सीखने, स्मरण रखने तथा तर्क करने की क्षमता में भी वृद्धि होती जाती है, और तर्क करने की क्षमता अपने आना बालक के मस्तिष्क की अभिवृद्धि का ही परिणाम होता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आपका क्या तात्पर्य है। तो जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आशय दी गई सूचियों, 2 या 2 से अधिक में एक सूची, आधार सूची के एकांशों को दूसरी सूची यानी कि प्रतिक्रिया सूची, जिसमें एक या अधिक सूचियां हो सकती हैं, के एकांशों से मिलाना या जोड़ा बनवाया जाता है। जैसे कि ये इधर ए है, इधर बी है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी होती हैं, उनका आपस में मिलान करना होता है, इस तरीके से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 है, क्रियात्मक शोध का उद्देश्य बताइए। तो क्रियात्मक शोध का उद्देश्य शिक्षा जगत के लोगों द्वारा विद्यालय की सामान्य परिस्थितियों में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शिक्षा जगत की समस्याओं का समाधान करना है, या जो भी हमारे कार्य क्षेत्र में समस्या आ रही है उसका हम वैज्ञानिक तरीके से हल ढूंढते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, क्रियात्मक शोध कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ज़्यादा पूछता है। न्यायादर्श से आप क्या समझते हैं। तो न्यायादर्श का मतलब नमूना। जैसे कि मान लीजिए कोई शहर है, इसकी आबादी 2 करोड़ है। अब इस 2 करोड़ में से हमें 200 लोगों पर कोई प्रयोग करना है, 200 लोगों पर। तो ये पूरा का पूरा, ये पूरा नक्शा है उस एरिया का, उसमें से एक छोटे से पार्ट में से हम एक छोटे से पार्ट में कोई स्टडी या अध्ययन कर रहे हैं, इतने लोगों पर, केवल 200 लोगों पर। तो ये क्या हो गया, इस पूरे के पूरे चीज का न्यायादर्श हो गया, नमूना हो गया। तो न्यायादर्श से आशय किसी जनसंख्या के चुने गए छोटे समूह से है, जिसका चयन इस प्रकार किया गया है कि वह संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हों, यानी कि इसमें बड़े भी हों, छोटे भी हों, बुजुर्ग भी हों, सभी लोग हों। क्वेश्चन नंबर 110 है, क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत अवलोकन का क्या तात्पर्य है। तो क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से तात्पर्य उस शोध में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य व्यवहार को देखना या अवलोकन करना, जिससे उसके वांछित कार्य व्यवहार के विषय में निर्णय लिया जा सके।
क्वेश्चन नंबर 111 है, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्त विश्लेषण का आशय बताइए। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त उपकरण के माध्यम से एकत्रित प्रदत्तों का निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि से सांख्यिकी आदि के प्रयोग द्वारा विश्लेषण करना ही प्रदत्त विश्लेषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 112 है, शून्य परिकल्पना का अर्थ समझाइए। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। शून्य परिकल्पना एक प्रकार से नकारात्मक परिकल्पना होती है, जिससे यह मानकर चलते हैं कि दो चरों में कोई संबंध नहीं है अथवा दो समूहों में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं है। तो एक प्रकार से ये नकारात्मक परिकल्पना होती है, क्योंकि कोई भी समस्या हो दोस्तों, हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है। क्वेश्चन नंबर 113 है, क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं बताइए। तो क्रियात्मक शोध की पहली विशेषता तो यही है कि जो समस्याएं हमारे रोजमर्रा में हमें अनुभव होती हैं, हमारे स्कूल में, हमारे संस्था में, उसके बारे में हम एक तरीके से शोध करते हैं। दूसरा है कि यह शोध संस्था के सामान्य वातावरण में ही बिना किसी नियंत्रित परिस्थिति के उत्पन्न किए संपन्न किया जाता है, यानी कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा ताम झाम की चीज़ें नहीं होती हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल आराम से सामान्य वातावरण में ही हम इस शोध को कर सकते हैं और इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, नवाचार से आप क्या समझते हैं। तो नवाचार किसी नवीन कार्य को करना अथवा किसी कार्य को नए ढंग से करना है। याद रखिएगा, सिर्फ इतना आपको एक लाइन याद रखना है, किसी काम को जो अगर हम नए ढंग से कर रहे हैं तो यही क्या है, नवाचार है। एग्जाम में पूछेगा तो किसी भी काम को नए ढंग से करना या कोई नया कार्य करना ही, नवीन कार्य करना ही क्या कहलाता है, नवाचार कहलाता है। तो आज शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 है, क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण बताइए। तो अवलोकन एवं क्रियात्मक शोध, अवलोकन, इसके अलावा साक्षात्कार यहाँ पर आप लिख सकते हो, प्रश्नोत्तर लिख सकते हो, ये सब देखिए अवलोकन, इसके अलावा साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, ये भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरण है, अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नोत्तर। क्वेश्चन नंबर 116 है, मूल्यांकन के दो प्रमुख प्रकार बताइए। तो मूल्यांकन के प्रकारों में देखिए मौखिक मूल्यांकन, लिखित मूल्यांकन, साक्षात्कार, निरीक्षण, अवलोकन, प्रायोगिक, रचनात्मक, आंकलित, ये सब क्या है, मूल्यांकन के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता बताइए। तो विद्यार्थी के केवल मानसिक विकास का मूल्यांकन करके उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन करने की दृष्टि से व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो देखिए व्यापक मूल्यांकन में हम बच्चे के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, तीनों ही पक्षों का पूरा विस्तार से अध्ययन करते हैं व्यापक मूल्यांकन में। और ये मूल्यांकन बहुत ही अच्छा होता है बच्चे के मानसिक विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 118 है, मूल्यांकन के दो प्रमुख पक्षों का उल्लेख करिए। तो प्रमुख पक्ष आप ऑलरेडी मैंने बताया भी आपको, संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक या कौशलात्मक या इसी को व्यवहारात्मक पक्ष भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, प्रश्नों के प्रमुख प्रकार बताइए। तो प्रश्नों के प्रमुख प्रकारों में स्मृति प्रश्न, विचारोत्तेजक प्रश्न, शिक्षण प्रश्न, परीक्षण प्रश्न, समस्या प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न इत्यादि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है, क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा कि जिस भी संस्था में आप काम कर रहे हो या विद्यालय में काम कर रहे हो, हर जगह कोई ना कोई समस्या होती है लोगों को। कुछ सामान्य परिस्थितियां होती हैं या सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत हम क्या करते हैं, उन समस्याओं का हम त्वरित समाधान खोजते हैं और विद्यालय के से संबंधित लोगों के द्वारा ही। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई भी समस्या अगर हमारे सामने आती है तो उसका हम हल ढूंढ पाते हैं क्रियात्मक शोध के माध्यम से। तो विद्यालय में विभिन्न समस्याओं के त्वरित समाधान उनके सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित लोगों के द्वारा किया जाता है और इसीलिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता होती भी है, ताकि हम किसी भी समस्या का समाधान खुद ढूंढ पाएं। क्वेश्चन नंबर 121 है, मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है। मूल्यांकन से आशय मूल्य के अंकन से है। शिक्षा में मूल्यांकन से आशय विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षण के उद्देश्यों की सीमा ज्ञात करने की प्रक्रिया से रहता है, यानी कि हमने जो सिखाया है, बच्चे ने कितना सीखा है, ये हम मूल्यांकन के थ्रू ही जान पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, शैक्षिक मापन किसे कहते हैं। तो शैक्षिक मापन एक ऐसी वर्णनात्मक प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी के साथ ही शिक्षा एवं उसकी व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के किन्हीं गुणों अथवा विशेषताओं का शैक्षिक उद्देश्य से क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 123 है, परीक्षण का अर्थ बताइए। तो परीक्षण मापन हेतु प्रयोग किया जाने वाला एक ऐसा उपकार्य है जिसकी वैधता, विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता को उसके प्रयोग किए जाने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 124 है, क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है। ऑलरेडी जैसा मैंने कहा कि समस्या हमारी और हल भी हमारा। तो क्रियात्मक शोध के अंतर्गत समस्या का तात्कालिक समाधान किया जाता है, इसी कारण से इसकी व्यवहारिकता अधिक होती है। तो आपको सिर्फ अगर आपने इतना ही लिख दिया होता कि समस्या हमारी और समाधान भी हमारा, तो भी यहाँ पर आंसर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 125 पर आते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन से हैं। तो देखिए, उद्देश्य, शिक्षण का उद्देश्य क्या है, अधिगम की क्रियाएं और व्यवहार में परिवर्तन, ये 3 प्रमुख अंग हैं मूल्यांकन के। क्वेश्चन नंबर 126 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू किया गया था। सबसे पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के द्वारा ये आरंभ किया गया था। 2018 में ही पूछे हुए प्रश्न है सबके सब, यहाँ पर आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 127 है, निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार बताइए। तो निबंधात्मक परीक्षा के प्रकारों में वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, साहित्यिक और आलोचनात्मक निबंध होते हैं। साहित्यिक या आलोचनात्मक। क्वेश्चन नंबर 128 है, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं बताइए। तो पहला तो यही है कि जो परीक्षण है वो प्रयोजन और उद्देश्यपूर्ण होता है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है उस परीक्षण को करने का। अच्छे परीक्षण मानव व्यवहार की वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के साथ मापन करते हैं। अच्छे परीक्षण का प्रशासन सरल होता है। अच्छे परीक्षण फलांकन की दृष्टि से सुगम होते हैं और अच्छे परीक्षण विश्वसनीय होते हैं। तो विश्वसनीयता, वैधता, ये सब आप याद रखिएगा। वस्तुनिष्ठता, ये सब पूछता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 129 पे आते हैं, मापन के प्रकार बताइए। तो देखिए, मापन जो है ये ऑलरेडी जैसे मैंने कहा कि 4 स्तर होते हैं। सबसे पहला है शाब्दिक या नामित मापन, फिर क्रमिक मापन, फिर अंतरित मापन और फिर लास्ट में आता है अनुपातिक मापन। और ये चारों बहुत पूछता भी है। मापन के कितने स्तर होते हैं, 4 स्तर होते हैं। कभी कभी बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 130 है, क्रियात्मक शोध की समयावधि कितनी होती है। तो अगर हम डीएलएड या बीटीसी की बात करें तो 1 महीना, 2018 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 131 है, निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों का किया जाता है। तो निदानात्मक परीक्षण, देखिए, निदान शब्द शिक्षा में चिकित्सा शास्त्र से आया है, जिसका अर्थ है मूल कारण को जानना या रोग का निर्णय करना। जिस प्रकार चिकित्सक किसी रोगी के लक्षणों के आधार पर रोग का निदान करता है, उसी प्रकार शिक्षक भी छात्र के पिछड़ेपन, विषय संबंधी कमजोरियों, सीखने संबंधी कठिनाइयों, दोषों का पता निदानात्मक परीक्षण द्वारा लगा करके समस्याओं को दूर करता है। सिंपल सी चीज है कि निदानात्मक परीक्षण इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे की जो विषयगत कमजोरी है उसके बारे में हम जान पाएं कि बच्चा किस विषय में कमजोर है। अगर हमने सिर्फ इतना पता लगा लिया तो यही है निदान, कि कारण का क्या है, समस्या क्या है, बच्चे को कहाँ पर दिक्कत हो रही है। बस हमने अगर विषयगत कमजोरियों को पता लगा लिया, बच्चे की सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता लगा लिया, तो अब हम पता लगा लिया है तो दूसरा नंबर क्या आएगा, उसका उपचार करना। तो फिर उसके बाद अभ्यास करा करके बच्चे को बार बार प्रैक्टिस करवा करके क्या करेंगे, उसको दूर करेंगे। तो देखिए, कार्टर गुड ने कहा है निदान का अर्थ है सीखने संबंधी कठिनाइयों और कमजोरियों, कमियों के स्वरूप को निर्धारित करना। क्वेश्चन नंबर 132, देखिए, उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य बताइए। ये भी देखिए 2018-2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए, उपचारात्मक परीक्षण में छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, छात्रों की योग्यता में वृद्धि करना, छात्रों के मानसिक तनाव के कारण शिक्षण कार्य में होने वाले अवरोध को दूर करना और छात्रों में आत्मविश्वास की भावना को जागृत करना। जब बच्चे की कमजोरी के बारे में हमने जान लिया कि बच्चा अंडर कॉन्फिडेंट है, यानी कि कॉन्फिडेंस के साथ वो कोई काम नहीं कर पाता, तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण या परीक्षण में क्या करेंगे, हम उसको उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, उसको बार बार अभ्यास करवाएंगे, बार बार एक तरीके से पुनरावृत्ति करवाएंगे चैप्टर्स का, जिससे कि बच्चे के अंदर आत्मविश्वास जागृत हो और वो और सामान्य बच्चों की तरह ही शिक्षा की मुख्य धारा से फिर जुड़ जाए। क्वेश्चन नंबर 133 है, शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कितने हैं। तो देखिए, ज्ञानात्मक पक्ष या संज्ञानात्मक पक्ष के 6 स्तर होते हैं, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। यहाँ पर छूट गया है, ठीक है, तो 6 होते हैं, याद रखिएगा, 2018 में पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 134 है, एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, देखिए यहाँ पर। तो एनसीईआरटी के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि शिक्षण उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिकतम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूरे किए गए हैं। तो यही है मूल्यांकन। मूल्यांकन में हम यही जानते ही हैं या यही प्रयास करते हैं कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो हम पूरा कर पाए कि नहीं, बच्चा कितना सीख पाया नहीं सीख पाया। क्वेश्चन नंबर 135 है, शैक्षिक मूल्यांकन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो चयन एवं वर्गीकरण में सहायक, पूर्व कथन, तुलना, परामर्श एवं निर्देश, निदान, अन्वेषण और शोध कार्य, इन सभी में शैक्षिक मूल्यांकन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्वेश्चन नंबर 136 है, कौशलात्मक पक्ष का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है। तो उत्तेजना या उद्दीपक, गत्यात्मक क्रिया या कार्यवाही, नियंत्रण, सामंजस्य, स्वाभाविकरण। क्वेश्चन नंबर 137 है, शैक्षिक अनुसंधान में मूल्यांकन की क्या उपयोगिता है। तो मूल्यांकन की उपयोगिता निम्न प्रकार है, सीखने की प्रेरणा, पाठ्यक्रम में परिवर्तन, शिक्षण में उन्नति, परीक्षा प्रणाली में सुधार और विद्यालयों का सुधार। क्वेश्चन नंबर 138 है, अवलोकन का मूल्यांकन में क्या महत्व है। क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से तात्पर्य है उस शोध में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य या व्यवहार को देखने या अवलोकित करना जिससे उसके कार्य व्यवहार के विषय में निर्णय लिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 135 है, नवाचार की दृष्टि से प्रार्थना स्थल की 2 गतिविधियों का उल्लेख करिए। तो प्रार्थना स्थल पर देखिए, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में नवाचार बताइए। तो सबसे पहले यही होता है, बच्चों की साफ सफाई की जांच होती है, बच्चों को स्वस्थ आदतों के विकास हेतु प्रेरणा दी जाती है, यानी कि बच्चों के नेल्स चेक किए जाते हैं, उनका ड्रेस साफ सुथरा होकर के वो आए हैं घर से कि नहीं, नहा धो करके आए हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें चेक होती हैं। इसके अलावा किसी महापुरुष द्वारा धर्म ग्रंथ में वर्णित सद्वाक्य का वाचन तथा उसका अनुसरण करने की प्रेरणा देना, बच्चों को योग प्राणायाम करवाना, ये सब चीज़ें क्या है, नवाचार के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है, रचनात्मक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। रचनात्मक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है जिससे किसी निर्माणाधीन शैक्षिक कार्यक्रम शिक्षण प्रविधि को अंतिम रूप देने से पूर्व उसमें आवश्यक संशोधन या परिमार्जन किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 141 है, क्रियात्मक अनुसंधान में न्यायादर्श का क्या अर्थ है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अभी समझाया है कि ये क्या होता है। एक तरीके से ये पूरा का पूरा एक पूरा का पूरा मान लीजिए कोई कस्बा है जिसमें 2 करोड़ लोग रहते हैं, इसमें से 200 लोगों को हमने चुन करके और उन पर हम कोई शोध कार्य कर रहे हैं, तो इस पूरे के पूरे एरिया का छोटा सा भाग लेकर के हम उस पर कोई अध्ययन या शोध कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से क्या कहलाता है, न्यायादर्श कहलाता है। तो न्यायादर्श से आशय किसी जनसंख्या से चुने हुए छोटे समूह से है जिसका चयन इस प्रकार किया जाता है कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हों, यानी कि इस 200 की संख्या में बड़े भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, छोटे बच्चे भी होंगे, सभी होंगे। क्वेश्चन नंबर 142 है, परीक्षण में वैधता से क्या तात्पर्य है। तो कोई भी परीक्षण जब हम करते हैं तो किसी परीक्षण या परख की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी सत्यता से उस वस्तु का मापन करता है जिसके मापन के उद्देश्य से उसका निर्माण किया गया है। एतयो यह स्पष्ट है कि परीक्षण वैधता का उसके उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। वैधता एक अच्छे परीक्षण का मुख्य गुण होता है कि जिस काम के लिए हम उस व्यक्ति को लाए हैं या जिस चीज़ से हम, जैसे मान लीजिए एक स्केल है, मीटर स्केल है, उसका काम क्या है, सही लंबाई को मापना। अगर वो अपना काम अच्छे से कर रही है तो इसका मतलब वो स्केल जो है वो क्या है, वैध है। क्वेश्चन नंबर 143 है, शिक्षा में नवाचार का अर्थ बताइए। तो ऑलरेडी अभी आपको मैंने बताया कि किसी भी काम को नए ढंग से करना ही क्या है, नवाचार है। तो नवाचार वह विचार है जिसे मानने या स्वीकार करने वाला उसे नवीन विचार के रूप में देखता है और अनुभव करता है। क्वेश्चन नंबर 144 है, क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरण बताइए। 2 प्रमुख उपकरण, तो अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, ये सब क्या हैं, क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरण है। ये देखिए बार बार ये प्रश्न पूछता है एग्जाम में क्रियात्मक शोध के उपकरण के बारे में, तो आपको लर्न होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 145 है, लिखित परीक्षा की उपयोगिता बताइए। तो देखिए लिखित परीक्षा बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि उसमें उनको अपने मन के भावों को, विचारों को लिखने की पूरी आज़ादी होती है। तो इससे बालक का ज्ञान सुदृढ़ और अस्थायी होता है। पठित अंश अथवा विषय वस्तु को भली प्रकार से बच्चा समझ लेता है। बालक में मौलिकता का विकास होता है। बालक में चिंतन शक्ति, ग्रहण शक्ति का भी विकास होता है।
क्वेश्चन नंबर 146 है, सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं? तो सामाजिक कौशल मूल्यांकन के मापन एवं मूल्यांकन हेतु 3 प्रकार के उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। समाज मितीय मैट्रिक्स, सोशियोग्राम, समाज मितीय गुणांक। इन उपकरणों से बालक के सामाजिक कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 147 पे आते हैं, मांसपेशियां एवं आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन की किस पक्ष से संबंधित है? तो क्रियात्मक पक्ष से। 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 148 है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए। तो मुख से बोल करके जब हम अपने भावों को, विचारों को प्रकट करते हैं तो ये मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें बात करना, कहानी सुनाना, कथन, भाषण, कविता पाठ, संवाद, चर्चा, परिचर्चा, विचार विमर्श, आत्मकथा, संस्मरण आदि सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है, उपचारात्मक शिक्षण की कोई 2 विधियां लिखिए। तो ऐसे बालकों का पता लगाने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक छात्र की कमजोरी तथा उसके कारण भी ज्ञात होते हैं, अतः ऐसे छात्रों को जिन्हें निदान की आवश्यकता होती है स्वयं ही अध्यापक के पास आना चाहिए। फिर है, जिन छात्रों की उपलब्धि संतोषजनक हो उन्हें उपलब्ध परीक्षण या बुद्धि परीक्षण द्वारा छांट लिया जाए। फिर है, जिन बालकों को निदान की आवश्यकता है उनका चयन अध्यापक वर्ग अनुभव के आधार पर भी कर सकते हैं, क्योंकि सारे बच्चों को आप पढ़ा रहे हो तो इतना अनुभव तो हो ही जाता है कि किस बच्चे की कहाँ पर क्या कमजोरी है। 2019 में ही पूछा हुआ प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 150 भी, क्रियात्मक शोध की शिक्षा में क्या आवश्यकता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रत्येक शिक्षक एवं अधिकारी अपनी समस्याओं का सरल और सही समाधान खोज सकें। पाठ्यक्रम को छात्रों की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप बदला जा सके। शिक्षण विधियों में उचित परिवर्तन लाया जा सके। कम समय में ही समस्याओं को शीघ्रता एवं सरलता से सुलझाया जा सके। ये सब क्रियात्मक शोध के द्वारा ही संभव है। क्वेश्चन नंबर 151 है, उपचारात्मक शिक्षण से क्या तात्पर्य है? तो उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने की चेष्टा करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। योगकम एवं सिम्पसन का ये परिभाषा है। तो आप सिंपली उपचारात्मक शिक्षण में ये लिख सकते हैं कि बच्चों की विषयगत कमजोरी को हम क्या करते हैं, दूर करते हैं। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न था ये। 2021 में पूछे हुए प्रश्नों को ही यहाँ पर अब आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 152, साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, पहला है संरचित या मानकीकृत, दूसरा है असंरचित या अमानकीकृत। यानी कि एक में आपने क्वेश्चन पेपर बना कर लिया है कि यही प्रश्न बच्चों से पूछना है, जबकि दूसरे में आप रैंडम कुछ भी पूछ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 153 है, शैक्षिक नवाचार का अर्थ स्पष्ट करिए। तो नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों और पदार्थों आदि में नवीनता का संचार करे। क्वेश्चन नंबर 154 है, छात्र प्रोफाइल का क्या महत्व है? तो छात्र की प्रोफाइल में उससे संबंधित उसकी सभी जानकारी होती है, जिसमें स्कूल का नाम, स्कूल का प्रकार, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला, संस्था, प्रधान का नाम, बच्चे का मोबाइल नंबर, बच्चे के परिवार का मोबाइल नंबर। प्रोफाइल पर विद्यार्थी की फोटो भी लगाई जाती है। विद्यार्थी की प्रोफाइल बनाकर पोर्टफोलियो के कवर पेज पर चस्पा की जाती है। तो ये छात्र प्रोफाइल है और इससे बच्चे के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 155, निदानात्मक परीक्षण का उपयोग क्या है? तो यह व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक या अधिक क्षेत्र में उसकी विशेषताओं या कमियों को व्यक्त करता है। 2021 में ही पूछा हुआ प्रश्न यहाँ पर सब आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 156 है, ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में विभक्त किया? तो 3 भागों में, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक या मनोक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 157 है, प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, प्रश्न जो है कहीं आप देखोगे 4 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, अतिलघुत्तरीय प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 158 है, पुनर्बलन का क्या अर्थ है? तो ऐसी कोई क्रिया को अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है, पुनर्बलन कहलाता है। ऐसी कोई क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है, या फिर एक तरीके से बच्चों को शाबाशी देना, बच्चों को सकारात्मक शब्द बोलना, जब बच्चा अच्छा करे वही क्या होता है, पुनर्बलन होता है। क्वेश्चन नंबर 159 है, क्रियात्मक शोध की क्या उपयोगिता है? विशिष्ट उद्देश्यों में सुधार करने के लिए जो समाधान करना होता है उसे क्रियात्मक शोध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 है, एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषता होती है? एक अच्छे परीक्षण, जो प्रशिक्षण होते हैं वो सप्रयोजन और उद्देश्यपूर्ण होते हैं। उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है करने का। और अच्छे परीक्षणों का प्रशासन सरल होता है। अच्छे परीक्षण विश्वसनीय और वैध होते हैं। और अच्छे परीक्षण में वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता का गुण भी पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 161 है, परीक्षण की वैधता से क्या तात्पर्य है? परीक्षण के उस गुण से होता है, परीक्षण की वैधता ऑलरेडी वैसा मैंने कहा कि ये एक तरीके से उन उद्देश्यों की पूर्ति करता है जिसके लिए इसे बनाया गया है, वो काम बहुत ही सत्यता से और अच्छे से करता है और इसीलिए उस परीक्षण को वैध परीक्षण कहा जाता है। तो परीक्षण के उस गुण से होता है वैधता से तात्पर्य जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि यह परीक्षण उन उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है कि नहीं जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है। 2021 में ही पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 162 भी, अनुसंधान का क्या अर्थ है? शोध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है, शोध या अनुसंधान एक ही बात हुई, जिससे ज्ञान की वृद्धि होती है अथवा नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 आप देखिए 21 में, 22 में, 24 में लगातार पूछा हुआ प्रश्न है। परिकल्पना क्या है? किसी भी समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना कहलाता है। समस्या के कई हलों पर विचार करते हैं और फिर उसका समाधान करते हैं, तो किसी भी समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना कहलाता है। एकदम याद रखिएगा इसको आप लोग। क्वेश्चन नंबर 164 है, न्यायाधीश से आप क्या समझते हैं? अभी आपने देखा कि किसी जनसंख्या से चुनी गई कुछ ऐसी इकाइयों का समूह जो अपने समूचे जनसंख्या का प्रतिनिधित्व पर्याप्त प्रतिनिधित्व करे, वही न्यायाधीश कहलाता है या नमूना कहलाता है। इसमें इकाई, वस्तुओं या मनुष्यों का समूह हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 165 है, मापन के कितने प्रकार होते हैं? तो मापन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, निरपेक्ष मापन, सामान्यीकृत मापन और इप्सेटिव मापन। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 166 है, शैक्षिक नवाचारों के उद्देश्य बताइए। तो शैक्षिक नवाचार का उद्देश्य बच्चों को आसान भाषा में सिखाया जाए, उन पर ज़्यादा जोर न दिया जाए या बच्चों पर अधिक ज़्यादा प्रेशर न डाला जाए, किसी भी चीज़ का बच्चों को आराम से सिखाया जाए। क्वेश्चन नंबर 167 है, शैक्षिक शोध का अर्थ बताइए। तो जब हम शिक्षा में कोई शोध करते हैं तो वह शैक्षिक शोध कहलाता है। शिक्षा में कई समस्याएं होती हैं तो हम इन समस्याओं का निदान करते हैं तो वही क्या कहलाते हैं? शैक्षिक शोध कहलाते हैं। तो वह क्या कहलाते हैं? शैक्षिक शोध कहलाते हैं। यानी कि शिक्षा से संबंधित समस्याओं का हम एक तरीके से निदान करने की या उपचार करने की कोशिश करते हैं, निदान करने के बाद उपचार करने की कोशिश करते हैं। और इस तरीके से सारे के सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके खत्म होते हैं। सारे विषयों के बहुविकल्पी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को अच्छे से आप देख डालिए दोस्तों। आपका शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार आपका पहला पेपर है 3rd सेमेस्टर का। बहुत ही आसान पेपर है, अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए इसको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको सारे विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए 3rd सेमेस्टर के, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज की जो पूरी की पूरी PDF आती है, ये आप देख रहे हो, दोनों ही सीरीज के सारे बहुविकल्पीय लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न उसमें शामिल होंगे। आपको उसकी PDF भी हम देंगे। ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व अकेडमी ऐप में। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो आप लोग जरूर एक बार चेक कर लीजिए फ्रेंड्स। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए। और ये हमारा इंस्टा ID है टारगेट यूपी टेट सीटेट, इस पर भी हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद।